मालूम है बायस थ्योरम? बायस थ्योरम, BAYES। बायस थ्योरम समझने की कोशिश करना भैया, जरा आराम से बैठना। भाई क्या भाई, ठंड वंड लग रही है, नहीं लग रही है? हाँ भैया, मंडलोई भाई सुनना भैया जरा। अभी तक क्या होता था कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे। कंडीशनल बायस थ्योरम भी एक तरह की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बट रिवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी तक क्या होता था कि हमसे कहा जाता था कि आप आईआईटी दे रहे हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि आप सिलेक्ट होगे। भाई यही पूछता है। आपने बैग में हाथ डाला, बैग में लाल और सफेद बॉल है, बैग में हाथ डाला, पहली बॉल लाल निकली, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि दूसरी बॉल सफेद होगी। यानी कोई भी चीज देता था और हमसे आगे की चीज पूछता था, और यही प्रोबेबिलिटी होती है। जीवन में हम आगे की तरफ ही बढ़ते हैं, जीवन में हम कभी पीछे की तरफ नहीं बढ़ते। भाई आप 10 साल के हुए, फिर 20 साल के हुए, फिर 25 साल के हुए, फिर 30 साल के हुए, फिर 40 साल के हुए, एंड सो ऑन, डैश डैश डैश। बायस थ्योरम इज रिवर्स प्रोबेबिलिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं समझा रहा हूं, नजरें मेरे ऊपर टिकाना है। बायस थ्योरम बेहद इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। तो बायस थ्योरम इज रिवर्स प्रोबेबिलिटी। कैसे, जरा देखिएगा कैसे रिवर्स प्रोबेबिलिटी, जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। बोल रहा है कि ये मितेश राठी है, ये हो सकता है चीटिंग करे, हो सकता है मेहनत करे, और हो सकता है तुक्का लगाए। और उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए। तो नॉर्मल क्वेश्चन क्या बनता है, जरा देखना फ्रेंड्स। भाई नॉर्मल क्वेश्चन क्या बनता है, दीक्षित भाई जरा तवज्जो दीजिएगा। नॉर्मल क्वेश्चन ये बनता है कि मितेश राठी ने चीटिंग की, उसका आईआईटी में सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बता दो। या दीक्षित ने मेहनत की, उसका आईआईटी में सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बता दो। या देवेश कुमार ने तुक्का लगाया, उसका आईआईटी में सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बता दो। नॉर्मल क्वेश्चन ये बनता है। अब बायस थ्योरम में क्या क्वेश्चन बनेगा, जरा वो तवज्जो देना। बायस थ्योरम बोलेगा मितेश राठी ने आईआईटी दिया, उसका सिलेक्शन हो गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि चीटिंग करके हुआ होगा। अरे यार भैया यार, जब मितेश राठी का सिलेक्शन हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि चीटिंग करके हुआ कि कैसे हुआ। लेकिन नहीं साहब, आगे का डेस्टिनेशन दे दिया और पीछे के बारे में पूछ रहा है। मतलब ट्रेन मुंबई तक पहुंच गई, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि भोपाल से आ रही होगी। अरे भैया तुमको क्या मतलब, भोपाल से आ रही है कि जयपुर से आ रही है कि विदिशा से आ रही है कि रायसेन से आ रही है, पहुंच गई ना मुंबई, अब बनो हीरो।
बोले मितेश राठी ने आईआईटी दिया, उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। अब भैया मितेश राठी ने आईआईटी में दिया और सिलेक्शन हो गया तो बात खत्म हो गई ना, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। फिर बचा क्या, आंसर तो मिल गया कि मितेश राठी गॉट सिलेक्टेड इन आईआईटी। बोले ना, क्वेश्चन तो अब शुरू होगा। क्या बोलता है? अरे नहीं ना, अरे यार क्या कर रहे हैं ना, क्वेश्चन तो अब शुरू होगा। मैंने पूछा भैया कैसे शुरू होगा? बोले मितेश राठी ने आईआईटी दिया, वो सिलेक्ट हो गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो तुक्का लगा के सिलेक्ट हुआ होगा। तो कभी भी आगे की चीज देके पीछे की चीज पूछता है। अब जरा देखना, ये एक बैग है, ये दूसरा बैग है, ये फर्स्ट बैग, ये सेकंड बैग, रेड और व्हाइट बॉल है, इसमें भी रेड और व्हाइट बॉल है। बोले दो बैग है, उनमें रेड और व्हाइट बॉल्स हैं, एक बैग में हाथ डाला गया, बॉल निकाली गई, वो बॉल रेड थी। तो मेरे भाई, तूने बैग में हाथ डाला, तूने बॉल निकाली, बॉल निकल आई, वो बॉल रेड थी, तो बात खत्म हो गई ना भैया, क्वेश्चन तो खत्म हो गया, तेरा बैग में हाथ डालना तो सफल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हें बताओ। बोले ना, क्वेश्चन अब शुरू होगा। और क्वेश्चन क्या शुरू हुआ जरा सुनना। बोले बैग में हाथ डाला, बॉल निकाली, वो बॉल रेड थी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो पहले बैग से निकल करके आई है। यानी आगे का क्वेश्चन देकर के पीछे का हिस्सा पूछता है। ध्यान ध्यान रखना, जब भी आगे का हिस्सा देकर के पीछे का पूछे तो वो बायस थ्योरम होता है। क्या मैं क्लियर हूं? तुम सबसे पहले मेरे इन एक्सप्लेनेशंस को लिखो और वहां पर लिखो कि बायस थ्योरम में हमेशा आगे की चीज देकर के पीछे की चीज पूछता है, और इसीलिए बायस थ्योरम रिवर्स प्रोबेबिलिटी कहलाता है। और ये एग्जांपल भी रखना, मितेश राठी का सिलेक्शन आईआईटी में हो गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो तुक्का लगा के सिलेक्ट हुआ होगा। मितेश राठी का सिलेक्शन आईआईटी में हो गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो चीटिंग करके हुआ होगा। बैग में हाथ डाला, बॉल निकाली गई, बॉल रेड थी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो पहले बैग से निकल करके आई है। आगे की चीज देख करके यदि पीछे की चीज पूछे तो उसको बायस थ्योरम कहा जाता है। हो गया भैया? थोड़ा जल्दी लिखेंगे भैया, थोड़ा जल्दी लिखेंगे, फिर मैं बायस थ्योरम का क्वेश्चन करना कैसे वो बताता हूं, या बायस थ्योरम का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आपको लिखवाता हूं। लिखवाऊं? अरे भैया लिखवा दूं या रुकूं 2 मिनट? 2 मिनट ठीक है, बारंगे कह रहा 2 मिनट और नेमा बोल रहा लिखवा दो, तो 2 मिनट रुक जाता हूं।
हो गया? लिखेंगे, लिखिएगा। ये मैं बायस थ्योरम को ऑफिशियल स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, जिसको समझने में आपको दिक्कत होगी फिर इसको मैं अपनी देसी भाषा में समझा दूंगा। लिखिएगा, इफ E1, E2, E3 कंटिन्यू टिल En, ये लिखा हुआ है। If E1, E2, E3, dash 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 continue till En be n mutually exclusive and exhaustive events, be n mutually exclusive and exhaustive events and capital A, ये लिखा हुआ है, capital A is an event which takes place, and capital A is an event which takes place in conjunction with, in conjunction with, in conjunction with either of EI, ये लिखा हुआ है, and capital A is an event which takes place in conjunction with either of EI, ये लिखा हुआ EI, either of EI, then the probability of EI happening, then the probability of EI happening then the probability of EI happening when the event A has taken place, when the event A has taken place is given by PEI by A equal to PEI into PA by EI divided by summation of PEI into PA by EI, I is equals to 1 से लेके n। एक बार फिर से देख लेना भैया फॉर्मूले को, जरा देखना तुमने कॉपी में यही लिखा है क्या? अरे मैं सभी से बोल रहा हूं, एक बार चेक करो ना, तुम लोगों ने फॉर्मूला यही लिखा है क्या? कैसा लगा फॉर्मूला, कैसा लगा, समझ में आया कुछ? नहीं आया ना, कोई बात नहीं, मैं अब समझाता हूं, जरा मेरी देसी भाषा में सुनना। अरे भैया देसी भाषा में समझाऊंगा ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो गोल हो जाएगा, बिना इसके आंसर आ जाएगा। अबे शेर हो गया, तो क्वेश्चन करके बता रहा हूं, जरा देखना, क्वेश्चन करके बता रहा हूं, करना कैसे है जरा देखना। तुम तो सिर्फ पेन पेंसिल डाउन रखना, नजरें मेरे ऊपर टिकाना है। क्वेश्चन नंबर 40 से शुरू कर रहा हूं, पेन पेंसिल डाउन रखना, तुम सिर्फ फॉर्मूला लिखने का तरीका समझना। बोल रहा है देयर आर 3 बॉक्सेस कंटेनिंग रेस्पेक्टिवली, ये 3 बॉक्सेस है भैया, देख ले, 1 2 3, ये हो गया फर्स्ट बॉक्स, ये हो गया सेकंड बॉक्स, और ये हो गया थर्ड बॉक्स। देयर आर 3 बॉक्सेस कंटेनिंग रेस्पेक्टिवली 1 white, 2 red, 3 black balls, 2 white,
3 रेड 1 ब्लैक बॉल, 3 व्हाइट 1 रेड 2 ब्लैक बॉल्स। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। A box is chosen at random and from it 2 balls are drawn at random। एक मिनट, नॉर्मल क्वेश्चन क्या बनता है? एक बॉक्स को चुना गया, 2 बॉलें निकाली गई, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों व्हाइट होंगी या दोनों रेड होंगी, या एक रेड एक व्हाइट होगी, या एक रेड एक ब्लैक होगी, या एक व्हाइट एक ब्लैक होगी। क्वेश्चन यही बनता है ना। वो पहले पूरा क्लाइमेक्स को खत्म कर देगा। बोले एक पिक्चर थी, उसमें हीरो आमिर खान था, आमिर खान लास्ट में मर गया था, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसको विलन ने मारा होगा। नहीं नहीं, ये बताओ कि उसको कौन सा विलन ने मारा होगा। अबे यार, पिक्चर शुरू हुई, तुमने पहले ही बता दिया कि हीरो मर गया, हीरो आमिर खान था, हीरो मर गया, तो पिक्चर तो हमारे लिए खत्म हो गई है, बचा क्या? बोले ना, अब फ्लैशबैक में जाओ, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो विलेन के हाथों मरा है, और विलेन में भी कौन से विलेन के हाथों मर रहा है। अरे भैया, आगे की चीज देके पीछे की चीज पूछ रहे हो, कचरे कर दिए। अब जरा देखना क्या बोलता है। 3 बॉक्सेस हैं, इनमें ये रेस्पेक्टिवली बॉल्स हैं। अ बॉक्स इज चूजन एट रैंडम एंड फ्रॉम इट 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल्स आर 1 रेड एंड 1 व्हाइट। क्वेश्चन ही खत्म हो गया। एक बॉक्स चुना गया, 2 बॉल निकाली गई, एक रेड है एक व्हाइट है, बात खत्म, प्रोसेस खत्म हो गया। अब इसका क्वेश्चन अब शुरू हो रहा है, बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव कम फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स। ले, तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखना है जरा देखना, क्या पूछ क्या रहा है ये। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दैट 1 रेड एंड 1 व्हाइट बॉल दैट दे हैव ड्रॉन केम फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स हैव कम फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स when they are already 1 red and 1 white। क्वेश्चन ऐसा लिखो, probability, find the probability that they have come from first box। so probability that the balls have come from first box when they are already 1 red and 1 white will be equal to। अब इसको लिख लो सबसे पहले, probability of first box, that is probability of choosing first box into, इसको उल्टा करके बाजू में लिखो, तो हो गया probability of choosing 1 red and 1 white ball from first box। 1 red and 1 white ball when the box chosen is first one, यानी पहले बैग में से एक रेड और एक व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय। अब इस फर्स्ट का कोई और ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास? हाँ है ना, फर्स्ट का दूसरा ऑप्शन है ना सेकंड बॉक्स, तीसरा ऑप्शन भी है थर्ड बॉक्स, तो वो सारे ऑप्शन लिखो। तो ये देखो, ये वाली चीज वैसी की वैसी आ गई, फर्स्ट बॉक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 रेड एंड 1 व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स इन प्लस अब फर्स्ट का दूसरा ऑप्शन क्या है? सेकंड बॉक्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग सेकंड बॉक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 रेड एंड 1 व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बॉक्स प्लस probability of choosing third box into probability of choosing 1 red and 1 white ball from third box। आ गया भैया, बस फटाफट वैल्यू पुट कर दो, बोलो कितना आएगा। फर्स्ट बॉक्स 3 बॉक्स है भैया, पहले बॉक्स को चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/3 लिख रहा हूं। अब पहले बॉक्स में से एक रेड और एक व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी? तो 2C1 इंटू 1C1 डिवाइडेड बाय 3 2 5 6C2, पूरे के अपॉन में यही वाला टर्म फिर से लिख लो, 1/3 इंटू 2C1 इंटू 1C1 अपॉन 6C2 प्लस प्लस प्लस। सेकेंड बॉक्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी बोलो, 1/3 इंटू चूजिंग 1 रेड एंड 1 व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकेंड बॉक्स, तो देखना कितना होगा, 2C1 इंटू 3C1 डिवाइडेड बाय 3 2 5 और 1 6C2 प्लस थर्ड बॉक्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू थर्ड बॉक्स में से एक रेड और एक व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी 1C1 इंटू 3C1 डिवाइडेड बाय 6C2। 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, 6C2 से 6C2 कैंसिल हो गया, यानी बोल रहे फाइनल आंसर क्या निकल करके आ रहा है, विल बी इक्वल टू 2C1 की वैल्यू हो गई 2, पूरे के अपॉन में ये कितना आ रहा है 2, प्लस ये कितना हो गया 2C1 2 और ये 3C1 यानी 3 3 दूनी 6 प्लस 1C1 की वैल्यू 1 3C1 की वैल्यू 3, यानी कितना हो गया 2 6 2/11 आ रहा है यार, चेक करो। क्लियर है क्या?
कर लो कर लो कर लो। प्रोबेबिलिटी में जब भी कहा ना जाए बॉल्स को हम आइडेंटिकल नहीं मानेंगे, हमने नियम बनाया था। जबकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जब भी बॉल्स दी गई हैं तो हम उनको आइडेंटिकल कंसीडर करते हैं, सेम कलर की हैं तो। ये रहा। हो गया भैया? स्पर्श भाई जल्दी करेंगे यार, क्या कर रहे हो? अरे आज ड्रॉपर बैच में ऑफलाइन में कितने बच्चे आए थे? कोई आया था क्या? कितने थे टोटल प्रसाद भाई? 20 हो गए आज? नहीं नहीं 20 नहीं थे, ये तो 12-13 बता रहा है। 13 आए थे, फ्रेपिन बता रहा है। ठीक है भाई। हो गया भैया? अगला क्वेश्चन हो जाए पांडे। अरे वाह पांडे जी, हो जाए। तुम्हें फॉर्मूला लिखना समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से फॉर्मूला लिखना बताऊंगा। जरा देखना, सबसे पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो लिखो। उसके बाद ये ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी इनटू, इसको उल्टा करके यहां बाजू में लिख दो, डिवाइडेड बाय इसी को फिर से नीचे लिखो। और फिर ये इसके और कोई ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास, तो वो सारे ऑप्शन बदल बदल के लिखो। एक और क्वेश्चन करके बताता हूं आपको, सिर्फ फॉर्मूला समझाने के लिए, ताकि फॉर्मूला आसानी से समझ में आए। जरा तवज्जो दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 देखना भैया। सपोज दैट 5 men out of 100 and 25 women out of 1000. Oh, 5 men out of
125 women out of 1000 are color blind. ओहो, कलर ब्लाइंड है भाई ये लोग. A colorblind person is chosen at random. Find the probability of his being male given that males and females are in equal proportion. अरे यार एक मिनट यार, साधारण क्वेश्चन क्या होता है भैया? साधारण क्वेश्चन ये होता है कि हम एक व्यक्ति को चुनते हैं, हमें मालूम होता है कि वो मेल है या फीमेल है, और फिर हम पता करते हैं कि वो कलर ब्लाइंड है कि नहीं. बताओ. तो एक मेल को चुना गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो कलर ब्लाइंड है. साधारण प्रोसेस है. अब इनका प्रोसेस, ए संधु जागरे, इनका प्रोसेस क्या है जरा देखना. इनका प्रोसेस क्या है? इनका प्रोसेस है, एक व्यक्ति को चुना गया, आंखें चेक कर ली है, कलर ब्लाइंड निकल आया है, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो मेल है. अरे तो ये तुमको पहले नहीं पता था जब तुम उसकी आंखें चेक कर रहे थे? तुम आगे का हिस्सा देकर के पीछे का हिस्सा पूछते हो. अरे तुमने पहले किसी व्यक्ति को चुना होगा, जब चुना होगा तब क्या आंखें बंद कर ली थी, और फिर बंद आंखों से ही उसकी आंखें चेक कर ली, पता चल गया वो कलर ब्लाइंड है. अब पूछ रहे हो वो मेल है कि फीमेल है, ये बताओ. आगे की चीज देख करके पीछे की चीज जब भी पूछे, समझ जाना कि ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी ने बायस थ्योरम का क्वेश्चन है. क्या मैं क्लियर हूं? क्वेश्चन कर रहा हूं, जरा देखना. क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखने का तरीका समझना. जो बोलता है वो लिखो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज बीइंग मेल? देखना. अ कलर ब्लाइंड पर्सन इज चूजन एट रैंडम. मैंने एक व्यक्ति को चुना गया, वो कलर ब्लाइंड है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज बीइंग मेल? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज बीइंग मेल व्हेन ही इज ऑलरेडी कलर ब्लाइंड. क्या लिखा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज बीइंग मेल व्हेन ये जो अपॉन का निशान है, व्हेन को बताता है. व्हेन ही इज कलर ब्लाइंड विल बी इक्वल टू. अब बताओ क्या लिखूंगा, बोलो सभी लोग बोलो. ए नजरें मेरे ऊपर टिकाओ, बताओ कैसे लिखेंगे. सबसे पहले ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ मेल इनटू, अब इसको उल्टा करके बाजू में लिख दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ कलर ब्लाइंड पर्सन व्हेन ही इज मेल डिवाइडेड बाय. अब इसका और कोई ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास? मेल का कोई और ऑप्शन अवेलेबल है? हाँ फीमेल, तो लिखो. तो पहले तो यही वाला टर्म वापस से लिखो, और अब इस मेल का कोई और ऑप्शन है तो वहां बदल के लिख दो. हाँ तो है ना एक ऑप्शन और फीमेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ फीमेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ कलर ब्लाइंड पर्सन व्हेन शी इज अ फीमेल. तो बोलो भैया, बोलो 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 बोलो. मेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक मिनट. मेल्स एंड फीमेल्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, तो मेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है इनटू कलर ब्लाइंड पर्सन के मेल होने की प्रोबेबिलिटी. तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कितने मैन कलर ब्लाइंड है? 5. मैं ये गलत बोल गया कि कलर ब्लाइंड पर्सन के मेल होने की प्रोबेबिलिटी, गलत लैंग्वेज होगी. देखो इसकी लैंग्वेज क्या है. प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ कलर ब्लाइंड पर्सन व्हेन ही इज ऑलरेडी मेल. तो probability of choosing a colorblind person when he is already male is 5/100 divided by 1/2 into 5/100 plus probability of choosing a female is 1/2 into probability of choosing a colorblind person when that person is a female will be given by 25/1000. मैं सॉल्व कर लो और क्या. 5/100 डिवाइडेड बाय 5/100 प्लस 25/1000. मेरे ख्याल से घर जाके सॉल्व कर लेना और क्या. अरे बोलो ना मूर्खो. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. फॉर्मूला लिखना समझ में आया क्या तुम्हें? बोलते ही नहीं है. ठीक 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 ठीक. क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 में, in a test an examiner either guesses or copies or knows the answer to a multiple choice question with 4 choices. ओह, एक मिनट भैया, अब की बार फिर से मल्टी. अच्छा तुम एक काम करो, पहले इसका कॉपी कर लो फिर आगे बात करो. और कॉपी करने के बाद खाली नहीं बैठेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 43 ट्राई करेंगे.
अरे हो गया क्या भैया? कितना लोग अभी भी नकल कर ही रहे? ध्रुव भाई हो गया क्या? अच्छा, कितने लोग अभी भी नकल कर रहे हैं भैया? हाथ ऊपर करेंगे। ये निखिल मीना कर रहा है सही मेरे। मीना, कर जल्दी। हो गया। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे। Question number 43. In a test, an examinee either guesses or copies or knows the answer to a multiple choice question with 4 choices. एक मिनट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है विद 4 choices, लेकिन मोर देन वन करेक्ट नहीं है। क्योंकि यदि मोर देन वन करेक्ट आंसर होता तो वो कहता उसने कुछ नहीं कहा, यानी सिंगल करेक्ट मान के चलेंगे। अरे मल्टीपल चॉइस है, यानी 4 चॉइसेस हैं, ए बी सी डी, लेकिन एक से ज्यादा चॉइस सही आंसर नहीं है। यदि ऐसा होता तो वो कहता, बोलता एक विद्यार्थी जो है या तो उसको मालूम होगा या वो तुक्का लगाएगा और या वो नकल करेगा। एक मिनट, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस प्लस प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज प्लस प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज विल बी इक्वल टू 1। अरे भैया तुमने ही तो कहा कि या तो उसको मालूम होगा या तुक्का लगाएगा या नकल करेगा, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक काम तो निश्चित करेगा ही करेगा। यानी इन तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम कितना हो गया? 1 हो गया ना, क्योंकि निश्चित हो गया ना भैया कि या तो वो तुक्का लगाएगा या नकल करेगा और या फिर उसे मालूम होगा। बड़ा जुझारू व्यक्ति है भैया, या तो उसको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो तुक्का लगाएगा, और वो भी नहीं कर पाया तो नकल तो करेगा ही करेगा। तो गारंटी हो गई कि इन तीनों में से कोई एक काम तो करेगा ही करेगा, यानी तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 हो जाएगा। हाँ या ना? फिर क्या बोल रहा है जरा देखना, फिर क्या बोलता है? द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स अ गेस, प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स अ गेस 1/3, प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज इज 1/6। ले तो नोइंग अभी निकाल देते हैं, जरा देखना। 1/3 प्लस 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोइंग विल बी इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर इज 1 माइनस 1/3 माइनस 1/6, यानी कितना हो गया? 6 माइनस 2 माइनस 1/6, यानी कितना आ गया? 1/2 आ गया। अरे आया कि नहीं आया? बोलते ही नहीं। आ गया आ गया। ए चतुर्वेदी, चारों वेदों के ज्ञाता, सुधर जा। हाँ फिर क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर इज 1/6। हाँ तो वो हमने निकाल लिया, गेसिंग का 1/3 था, कॉपिंग का 1/6 था, तो नोइंग का 1/2 हो गया। द प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर इज करेक्ट, वो वहां पे गलती से बी छप गया है। द प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इज 1/8। ओह, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर व्हेन ही कॉपीड is 1/8. The probability that the answer is correct when he copied is 1/8. Find the probability. Find the probability that he knows the answer given that he correctly answered it. अरे एक मिनट यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट भैया, आपके पास कोई क्वेश्चन आया, आपने उसका सॉल्यूशन लिखा, जवाब दे दिया, क्वेश्चन बनता है वो सही होगा कि गलत होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। वो क्या बोल रहा है सुनना, अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है? क्वेश्चन आया, उसने जवाब दिया, आंसर सही हो गया। अबे तो जब आंसर सही हो गया तो बात खत्म करना। बोले ना, अब पीछे की तरफ जाओ, बोले इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि ही नोज द आंसर। तो चलो कर देते कर देते हैं, जरा देखना आपके सामने कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोइंग द आंसर व्हेन ही करेक्टली आंसर्ड इट विल बी इक्वल टू, बोलो 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 बोलो, तुम्हें बोलना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर
when he correctly answered it will be equal to probability of knowing into, उसको उल्टा करके बाजू में लिखो, correctly answering while knowing divided by probability of knowing into probability of correctly answering while knowing plus नोस के अलावा और कुछ भी है क्या? हाँ बिल्कुल, तुक्का है, कॉपी है, तो probability of guessing into probability of correctly answering while guessing प्लस guessing के अलावा तुक्का है, नहीं तुक्का तो हो गया, कॉपिंग है, तो probability of copying into probability of correctly answering while copying. कोई दिक्कत है? विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नोइंग, उसके आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इनटू करेक्टली आंसरिंग व्हेन ही नोज द आंसर। अरे जब उसको मालूम है कि आंसर ये है तो उसका करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो? जब मालूम ही है कि ये आंसर है तो उसका सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1 प्लस गेसिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली आंसरिंग व्हाइल गेसिंग। तो भैया 4 ऑप्शन है, तो उस तुक्के के सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/4 हुई ना, क्योंकि सिंगल करेक्ट है। अरे यार यशस्वी राजपूत, 4 ऑप्शन है, किसी भी एक ऑप्शन के सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/4। तो लिखो 1/4 करेक्टली आंसरिंग व्हाइल गेसिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपिंग, कॉपिंग की प्रोबेबिलिटी 1/6, करेक्टली आंसरिंग व्हेन ही कॉपीड इज 1/8। बोलो भैया कुल मिला के कितना आ गया? जितना भी आ गया यार तुम, चलो मैं कर देता हूं, 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/12 प्लस 1/48। सॉल्व कर लेना तुम इसको घर पे, कोई दिक्कत? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42 देखना। A letter is known to have come from either टाटानगर और कलकत्ता। अबे यार क्या बेचैन आत्मा है यार। अरे भैया जब तेरे को मालूम है कि लेटर टाटानगर या कलकत्ता से आया तो लेटर खोलो और पढ़ ले, क्या हमारा दिमाग खराब कर रहा है? बोले नहीं, एक लेटर या तो टाटानगर या कलकत्ता से आएगा। अरे भैया तो इसका मतलब उसके रिश्तेदार टाटानगर और कलकत्ता में रहते होंगे। क्यों, तुम्हारे में से कोई का रिश्तेदार टाटानगर या कलकत्ता में रहता है क्या? कोई नहीं है? अरे कोई बंगाली नहीं है तुम्हारे इसमें? अरे चक्रवर्ती के रिश्तेदार तो होंगे। खैर कोई नहीं हाँ। A letter is known to have come from either Tatanagar or Calcutta. On the envelope, just 2 consecutive letters T are visible. बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ए पटेल, नजरें मेरे ऊपर टिका रहे, कहां ध्यान लगा के रखा है? On the envelope, just 2 consecutive letters. मेरे ख्याल से वो consecutive शब्द को अंडरलाइन करना चाहिए तुम्हें। उसने फिक्स कर दिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल कंसिस्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स ओनली एंड दैट टू 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स। तो वो 2 कॉन्जिक्यूटिव को अंडरलाइन करो। ऑन द एनवेलप 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स टी आर विजिबल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर टू हैव कम फ्रॉम कैलकाटा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर टू हैव कम फ्रॉम कैलकाटा। 1 मिनट भैया, टाटानगर और कैलकाटा। कैलकाटा। ऑन द एनवेलप जस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स टी आर विजिबल। यह इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स टी आर विजिबल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर टू हैव कम फ्रॉम कैलकाटा। तो प्रोबेबिलिटी यहां पर लिख रहा हूं यहां पर, प्रोबेबिलिटी फॉर द लेटर टू हैव कम फ्रॉम कैलकाटा व्हेन 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स टी आर विजिबल। इसका मतलब समझे क्या? Probability for the letter to come from Calcutta when 2 consecutive letters T are visible will be equal to probability of the letter to come from Calcutta into probability of getting 2 consecutive letters as the TA from Calcutta divided by probability of Calcutta into probability of choosing 2 consecutive letters as a TA from Calcutta plus probability of choosing Tatanagar into probability ऑफ चूजिंग। अरे यार जगह खत्म हो गई यार, जगह खत्म हो गई, क्या लिखूं? प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग टाटानगर इनटू
probability of choosing two consecutive letters TA from टाटा नगर। देखना कितना होगा भाई, या तो कलकत्ता से आएगा या टाटा नगर से आएगा, तो कलकत्ता को चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स TA को चुनने की प्रोबेबिलिटी कहां से, कलकत्ता से, तो कलकत्ता में दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर के कितने पेयर बन रहे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, गिनना 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आउटकम होगा 7। अरे भैया दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स के पेयर बनाए ना, वही तो मैंने बोला था, दो कॉन्जिक्यूटिव को अंडरलाइन करना है। उसने दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स चुने हैं, तो वो दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स चुनने के तरीके हो गए 7, और उसमें फेवरेबल आउटकम एक है, कौन सा, टीए का होना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग टू कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स टीए फ्रॉम कैलकाटा, तो दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स के टीए होने की प्रोबेबिलिटी कैलकाटा में 1/7 होगी। टोटल आउटकम उसने फिक्स कर दिए कि सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स में से टीए चुना है उसने 7 लेटर या 8 लेटर में से टीए नहीं चुना है, उसने कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स के 7 पेयर में से टीए चुना है। इंपॉर्टेंट बात है, डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 1/7 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर द लेटर टू हैव कम फ्रॉम टाटा नगर, तो टाटा नगर के आने से आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स टीए चाहिए फ्रॉम टाटा नगर। तो एक मिनट, सबसे पहले तो दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स के ग्रुप कितने बन सकते हैं वो बताओ टाटा नगर में, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसमें टीए के होने की प्रोबेबिलिटी 1 2, दो फेवरेबल आउटकम है। क्लियर है क्या, तो हो गया 2/8। यानी कुल मिला के कितना हो गया, विल बी इक्वल 1/7 डिवाइडेड बाय 1/7 प्लस 1/4। घर जाके कैलकुलेट कर लेना रे तुम कितना आ रहा है। अरे घर जाके क्या, घर पे ही तो हो, तो कैलकुलेट कर लेना, और क्या, नकल करो भैया नकल करो। इसमें इंपॉर्टेंट 1/8 क्यों आएगा, 2/8 आएगा ना, टाटा टाटा 2 बार आ रहा है ना, पोजीशन का अंतर है, ये वाला टी अलग है, ये वाला टी अलग है। क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे, और 45 हो जाएगा तो 47 करेंगे, और 45 और 47 हो जाएगा तो 57 करेंगे, 57 हो जाएगा तो 65 करेंगे। हो गया भैया, थोड़ा जल्दी नकल करेंगे दोस्तों। उफ।
अरे हो गया भैया। कितना लोग अभी भी नकल कर रहे हैं? हाथ ऊपर करो। अरे ना कितने लोग अभी भी नकल कर रहे हैं? हो गया संजू भाई, हो गया क्या? और भारवानी सुट्ठो। अरे अभी नाथा नहीं देखा था, कहां चला गया? चलो चलो चलो, अगला करेंगे, अगला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 और 45 हो जाए तो 47। क्वेश्चन नंबर 45। अरे वाह, बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है, जरा देखना। आई राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड। अरे वाह वाह वाह, वैसे पुराने जमाने का क्वेश्चन है, आजकल के जमाने का क्वेश्चन होता आई व्हाट्सएप अ लेटर टू माई फ्रेंड। लेकिन खैर कोई नहीं यार, अपन तो पुराने जमाने के ही लोग हैं, पुराने जमाने के बारे में बात करते हैं। आई राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड एंड डू नॉट रिसीव अ रिप्लाई। गजब गजब, उसको रिप्लाई नहीं मिला। ये है कलयुग की दोस्ती। लोधी तेरे जैसा दोस्त रहा होगा वो, हाँ? अरे भैया, उसने अपने दोस्त को लेटर लिखा और रिप्लाई नहीं मिला। बाप रे, क्या खतरनाक दोस्त है। ऐसा मेरा दोस्त होता तो मैं तो उसको बोलता कि भैया अपनी दोस्ती तोड़ लो, लेकिन वो तो दोस्त रखा हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर क्या बोल रहा है जरा सुनना। बोलता है आई राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड एंड डू नॉट रिसीव अ रिप्लाई। इट इज नोन दैट 1 out of m letters does not reach its destination। ओहो, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने लेटर लिखा अपने दोस्त को और मेरा लेटर उस तक पहुंचा ही ना हो। अल्लाह, वो देख भारद्वाज भोजन में व्यस्त है। वाह भारद्वाज वाह, हाइट है बेशर्मी की। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने अपने दोस्त को लेटर लिखा और उस तक लेटर पहुंचा ही नहीं। बोल भी रहा है, बोले डाक विभाग की गलती से m लेटर्स में से एक लेटर अपने दोस्त तक नहीं पहुंच पाता है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे दोस्त तक लेटर पहुंचा हो और उसने मुझे लिखा ना हो। और ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे दोस्त तक लेटर पहुंचा हो और उसने मुझे लेटर लिखा हो, लेकिन डाक विभाग की गलती से वो लेटर मुझ तक ना पहुंचा हो। खैर, होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। क्या बोलता है मोटवानी सुट्ठा? आज तो मोटवानी एप्पल भी नहीं खा रहा, आज तो दिमाग नहीं चल रहा होगा उसका। फिर बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट माय फ्रेंड रिसीव्ड द लेटर। ब्रैकेट में लिख रहा है इट इज सर्टन दैट माय फ्रेंड वुड हैव रिप्लाइड इफ ही डिड रिसीव माय लेटर। ओहो, एक मिनट यार, एक बात बता। तूने लेटर लिखा, सामने वाले ने तुझे रिप्लाई नहीं दिया, बात खत्म हो गई ना यार। फालतू की बकवास क्यों कर रहा है? दोस्ती तोड़ दे, किस्सा खत्म। ना 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 ना, वो बोल रहा है हमने लेटर लिखा, सामने वाले का रिप्लाई नहीं आया, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसने लेटर रिसीव किया था। यानी आगे की चीज देकर के पीछे की चीज पूछ रहा है। बायस थ्योरम का केस है, बायस थ्योरम से सॉल्व करूंगा। बोल रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट माय फ्रेंड रिसीव्ड द लेटर। तो प्रोबेबिलिटी दैट माय फ्रेंड रिसीव्ड द लेटर when I do not receive the reply. Probability that my friend received the letter when I do not receive the reply will be probability that my friend received the letter
इनटू, अब इसी को उल्टा करके लिखो, आई डू नॉट रिसीव द रिप्लाई when my friend received the letter, डिवाइडेड बाय, अब इसका और कोई ऑप्शन हो तो बोलो, प्रोबेबिलिटी दैट माय फ्रेंड, अरे मर गए रे, फ्रेंड रिसीव्ड द लेटर इनटू प्रोबेबिलिटी दैट आई डू नॉट रिसीव द रिप्लाई व्हेन माय फ्रेंड रिसीव the letter into, sorry not into, plus अब इसका कोई और ऑप्शन है, my friend received the letter, अरे हाँ है ना, my friend did not receive the letter, तो probability plus probability my friend did not receive the letter into probability that I do not receive the reply when my friend did not receive the letter. चलो भैया बोलो कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू बोलो, माय फ्रेंड रिसीव्ड द लेटर, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि मेरे दोस्त को लेटर मिला होगा, तो मैंने लेटर लिखा और सिर्फ एक लेटर अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचता है, तो इसका मतलब एम में से यदि एक डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचता तो m-1 डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, तो मेरे फ्रेंड ने लेटर रिसीव किया होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी m-1 अपॉन m. I do not receive the reply when my friend received the letter, तो मेरे दोस्त तक लेटर पहुंचा, और मेरे दोस्त तक लेटर पहुंचा तो पक्का उसने मुझे लेटर लिखा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि मेरे दोस्त तक लेटर पहुंचेगा तो वो मुझे लेटर पक्के में लिखेगा, तो मेरे दोस्त तक लेटर पहुंचा लेकिन उसका रिप्लाई मुझ तक नहीं पहुंचा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/m. 1/m. फिर से बोलता हूं, I do not receive the reply when my friend received the letter. When my friend received the letter, in that case he will definitely write me again. तो यदि उसने फिर से मुझे लिखा है लेटर, तो वो लेटर की मुझ तक न पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 1/m, क्योंकि डाक विभाग एक में गलती कर देता है, डिवाइडेड बाय m-1 अपॉन m इंटू 1/m प्लस माय फ्रेंड डिड नॉट रिसीव द लेटर, मेरे फ्रेंड तक लेटर ही नहीं पहुंचा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/m इंटू, अब मेरे दोस्त तक लेटर ही नहीं पहुंचा तो उसने मुझे लेटर लिखा ही नहीं, और जब उसने मुझे लेटर लिखा ही नहीं तो उसके मेरे तक पहुंचने का सवाल ही नहीं, यानी मेरे दोस्त तक लेटर पहुंचा नहीं तो उसने मुझे लेटर लिखा नहीं, तो आई डू नॉट रिसीव द रिप्लाई व्हेन माय फ्रेंड डिड नॉट रिसीव द लेटर, तो मेरे पास रिप्लाई ना आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि मेरे फ्रेंड ने लेटर मुझे लिखा ही नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई. अरे जब मेरे फ्रेंड ने लेटर मुझे लिखा ही नहीं है तो मेरे पास ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1. लिखा ही नहीं मुझे लेटर तो मेरे पास ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, लिखा हुआ वह बोलना कितना हो गया, ये हो गया m-1 अपॉन m-1 प्लस m, यानी m-1 अपॉन 2m-1. आंसर आगे भी है. जल्दी से नकल करेंगे. मैं जल्दी नकल करेंगे, नकल हो जाएगा तो 47 करेंगे, और 47 हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे. 47 हो जाएगा तो 69 करेंगे. चलो
हो गया भैया। अरे हो गया भैया। अरे बोलते ही नहीं है यार। जिन लोगों ने नकल कर लिया भैया क्वेश्चन नंबर 47 करेंगे। इधर कैसे मिटा दूं क्या? कितने लोग अभी भी नकल कर रहे हैं, जरा हाथ ऊपर करना। अरे यार प्रियांश भाई थोड़ा जल्दी करो यार, ये देखो मयंक भाई थोड़ा ध्यान लगाओ। अरे ओ मयंक, मयंक I2, मयंक I2 बैच, तू ना सुधरेगा, सुधर जा। और नहीं तो हम सुधार देंगे, हमको सुधारना आता है। तेरे जैसे कितनों को ही सुधार दिया, सुधर जा बेशरम। क्वेश्चन नंबर 47 करेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 47, a box contains 250 pice coins, 525 pice coins and a certain number of 10 and 5 pice coins. ओहो, अरे भैया ये तो पैसों की बात हो रही है, पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। हाँ भैया, देखना सीन क्या है क्वेश्चन नंबर 47 में। अ बॉक्स कंटेन्स, ये बॉक्स है, इसमें दो 50-50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पाइस, 525 पैसा कॉइन्स एंड एन 10 पैसा एंड 5 पैसा कॉइन्स। ठीक है, ठीक है। 5 कॉइन्स आर टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। ओह, रैंडमली इन्होंने 5 कॉइन्स निकाले हैं। ठीक है, क्या बोलता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दीज कॉइन्स इज लेस देन ₹1.50। ओहो, प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ 5 कॉइन्स is lesser than ₹1.50। तो एक काम करो ना, एक काम करो, फेवरेबल आउटकम क्या है, इन एन में से 5 निकाल लो। एन से क्या है, जहां पर एन की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 या 2 से ज्यादा दिया हुआ क्वेश्चन में, तो एन की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है, तो अब इनमें से 5 सिक्के निकाल लो, या फिर एन में से 4 सिक्के निकालो और एक सिक्का 50 पैसे का निकाल लो, या फिर एन में से 3 सिक्के निकालो और 2 सिक्के 50 पैसे के निकाल लो। यही होगा? हाँ या ना? गलत है, ये गलत है।
तुम कह रहे हो कि n सिक्कों में से 5 सिक्के निकाल लो, ये n सिक्कों की संख्या तो मालूम ही नहीं है कितनी है। अब मान लो n की वैल्यू 3 है, तो वहां पे तो सिर्फ 3 सिक्के हैं, तुमने 3 सिक्कों में से 5 सिक्के कैसे निकाल लिए? मान लो 10 और 5 के 4 सिक्के हैं, तो 4 सिक्कों में 5 सिक्के कैसे निकाल सकते हो? मान लो 10 और 5 के 3 ही सिक्के हैं, तो 3 सिक्कों में 4 कैसे निकाल लिए? अरे मान लो 10 और 5 के 2 ही सिक्के हैं, तो 2 सिक्कों में से 3 सिक्के कैसे निकाल लिए? और इसलिए कंफ्यूजन हमेशा रह जाएगा, और इसलिए आप इस मेथड से करो ही मत, क्योंकि ये मेथड कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो अब आपको किस मेथड से करना है? तो आपको इस मेथड से करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ 5 कॉइन्स इज लेस देन 1.50 इन 1.5 रुपए से कम वैल्यू will be 1 minus probability that the value of these 5 coins is more than equal to 1.5 रुपया। तुमने 5 सिक्के निकाले और वो 5 सिक्कों की वैल्यू 1.5 रुपए। अरे भैया कौन है होस्ट, कौन है? मयंक को सस्पेंड कर दो आज की क्लास के लिए। मयंक भाई लीव कर दो, ओके सर। प्लीज लीव फास्ट। तो भैया देखना मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर ये रहा हूं कि 5 सिक्कों की वैल्यू 1.5 रुपए या उससे ज्यादा कर लेता हूं, और 1 में से 1.5 रुपए या उससे ज्यादा की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देता हूं। तो जब 5 सिक्कों की वैल्यू 1.5 रुपए या उससे ज्यादा होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 में से घट जाएगी, तो जो बच जाएगा वो ये होगा कि वैल्यू 1.5 रुपए से कम है। और 1.5 रुपए से ज्यादा आराम से बना लूंगा, कैसे जरा देखना। 1 माइनस टोटल आउटकम बोलो 1.5 रुपए होने के लिए, तो टोटल सिक्के कितने हैं? 5 2 7 7 प्लस n, यानी n+7 C5। n+7 सिक्कों में से 5 सिक्कों को चुनना, और अब ऐसे 5 सिक्के चुनने हैं जिनमें वैल्यू 1.5 रुपए या उससे ज्यादा हो। तो बताना 50-50 पैसे के तो 2 सिक्के चुनूंगा ही चुनूंगा, और इन 5 में से 3 सिक्के चुन लूंगा। हो गए 1.5 रुपए से ज्यादा, या फिर 2 सिक्कों में 1 सिक्का चुनूंगा, बल्कि 2 सिक्कों में दोनों सिक्का चुन लूंगा। कौन सा? ये दोनों सिक्के चुन लिए। अरे बोलो ना यार, अरे यहां पे जगह कम पड़ेगी, यहां लिख रहा हूं यार। 1 माइनस 50-50 पैसे के दोनों सिक्के चुन लिए, टोटल आउटकम हो गया n+7 C5। हाँ, 50-50 पैसों के दोनों सिक्के चुन लिए, और इन 25-25 पैसों के 3 सिक्के चुन लिए, या फिर 50-50 पैसों के दोनों सिक्के चुन लिए, 25-25 पैसों के 2 सिक्के चुने, और 1 सिक्का ये n में से चुन लिया, या फिर 50-50 पैसों के दोनों सिक्के चुन लिए। अब ये 5 में से 2 सिक्के ना चुन करके 5 में से 1 सिक्का लेता हूं, तो ये हो गया 1.25 रुपया। लेकिन 1.25 रुपए के बाद ये 2 सिक्के भी चुन लोगे तो भी नहीं हो पाएगा, तो 50-50 के 2 सिक्कों वाले काम तो खत्म हो गए। अब 50 का 1 सिक्का ले लो, तो 2 सिक्कों में से 1 सिक्का ले लिया, और इन 5 में से 4 सिक्के ले लिए, या फिर इन 2 सिक्कों में से 1 ले लिया, इन 5 में से 3 ले लिया। नहीं हो पाएगा भाई, एक 50 पैसे का सिक्का ये लिया और 3 सिक्के ये लिए, तो हो गए 1.25 रुपया, और बाकी का 1 सिक्का। नहीं हो पाएगा। और क्या होगा? तो या तो दोनों सिक्के लेने पड़ेंगे, और इसके दोनों सिक्के लो और इसके 3 सिक्के लो, या इसके दोनों सिक्के लो, इसके 2 सिक्के लो और इसका 1 सिक्का लो, और या फिर इसके दोनों सिक्के लो और बस, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो फिर अब दूसरा ऑप्शन, इसके 2 में से 1 सिक्के लो और इसके 4 सिक्के लो। हाँ, हो जाएगा 1.5 रुपया। फिर इसका 1 सिक्का लो और इसके 3 सिक्के लो, तो ये हो गया 1.25 रुपया। फिर अब 1.5 रुपया नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि 2 सिक्के इसके भी चुन लिए, तो और कुछ नहीं हो सकता भैया, बस यही है, यही केसेस बनेंगे। अच्छा, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा होगा कि कर क्या रहे हो? अरे भैया कुल मिला के 1.5 रुपए बनाने के लिए इन सिक्कों में से चुन रहा हूं 5 सिक्के, तो 1.5 रुपए बनाने के लिए ये दोनों सिक्के चुन लो, तो 1 रुपया हो गया। अब बच गए 3 सिक्के, और वो ये वाले ले लो, या फिर ये दोनों चुन लो, हो गए 2 सिक्के, 1 रुपया हो गया। 2 सिक्के इसके ले लो, हो गया 1.5 रुपया, और 1 सिक्का इसका ले लो, हो गए 5 सिक्के, वैल्यू 1.5 रुपए से ऊपर आ गई। तो इन दोनों केस में वैल्यू 1.5 रुपए से ऊपर आ गई। अब इसके 2 सिक्के वाले सारे ऑप्शन खत्म हो गए। तुम बोलोगे सर इसके 2 सिक्के लो और इसका 1 सिक्का लो और बाकी ये ले लो, हो ही नहीं सकता। यदि इसके 2 लिए और 1 इसका लिया तो 1.25 रुपया हुआ। अब 2 और सिक्के चुनने, वो ये भी ले लूंगा, तब भी 1 रुपए 45 पैसे से ज्यादा नहीं हो पाएगा, और इसलिए 1.5 रुपया नहीं बनेगा। हाँ या ना? वो एक मूर्ख क्या बोल रहा है, 25-25 पैसे के 5 सिक्के ले लो। अबे ढक्कन 1.25 रुपया ही बनेगा, जबकि बनाना 1.5 रुपया है। 1.5 रुपया उससे ज्यादा बनाना है, तो इसके तो दोनों सिक्के ले लिए, बात खत्म हो गई। अब एक अगला केस, इसका 1 सिक्का लो,
तो 50 पैसे हो गए, और इसके 4 ले लो, हो गए 1.5 रुपए, और 5 सिक्के भी हो गए। अब तुम बोलोगे सर इसका 1 सिक्का लो, इसके 3 लो और 1 इसके लो, 1.5 रुपया नहीं बनेगा। तुम बोलोगे सर इसका 1 सिक्का लो, 2 इसके लो और बाकी इसके ले लो 3 सिक्के, तब भी 1.5 रुपया नहीं बनेगा। यानी 1.5 रुपया उससे ज्यादा बनने के सिर्फ यही केसेस होंगे। तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम, ये हो गया टोटल आउटकम। 1 में से 1.5 रुपया या उससे ज्यादा लेने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, तो 5 सिक्कों की वैल्यू 1.5 रुपए से कम होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बच जाएगी। क्लियर है? अरे अनु भाई क्लियर है क्या? करो करो करो, नकल करो। एक और करवा दूं क्या? एक क्वेश्चन और, जरा एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन नंबर 69। A mapping is selected at random from all the mapping of the set A into itself। जरा देखना भैया, सेट ए बना रहा हूं, सेट ए पे तवज्जो दीजिएगा, और सेट ए इंटू इटसेल्फ है ना, ए टू ए बनेगा। ये फंक्शन बन रहा, मैपिंग का मतलब फंक्शन होता है, मालूम है ना? अरे यार वो तो नकल में लगे हुए भैया, यार दीक्षित यार हद तो कर रहा है यार। मैपिंग का मतलब फंक्शन होता है। और क्या बोल रहा है, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है? 1 2 3 कंटिन्यूड टिल n एलिमेंट्स है, 1 2 3 कंटिन्यूड टिल n एलिमेंट्स है। Find the probability that the mapping selected is 1 1। probability of getting a 1 1 mapping, probability of getting a 1 1 mapping will be equal to favorable outcomes upon total outcomes। total outcomes कितने होंगे बताओ? A to A कितनी मैपिंग बनेगी? तो पहले व्यक्ति के पास अपनी इमेज चुनने के n ऑप्शन है, दूसरे व्यक्ति के पास अपनी इमेज चुनने के n ऑप्शन है। मान लो इसने अपनी इमेज इसको चुन लिया, तो ये व्यक्ति भी अपनी इमेज इसको चुन सकता है। क्यों नहीं चुन सकता? टोटल आउटकम में तो चुन ही सकता है। तो n रेज टू द पावर n हो गया, कंटिन्यूड टिल n, यानी हो गया n की पावर n। अब फेवरेबल आउटकम बताओ, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम में 1 1 मैपिंग बननी चाहिए। 1 1 फंक्शन बनने के लिए ये यदि इसकी इमेज हो गया, तो अब ये और किसी की इमेज नहीं होगा। तो यदि 1 के पास अपनी इमेज देखे तो चुनने के n ऑप्शन है। अब इस 2 के पास इमेज चुनने के कितने ऑप्शन है? अब 2 इसको नहीं चुन सकता, तो 2 के पास इमेज चुनने के n-1 ऑप्शन बचे। 3, मान ले 2 ने अपनी इमेज इसको चुन लिया, तो 3 के पास अपनी इमेज चुनने के n-2 ऑप्शन बचे, एंड सो ऑन कंटिन्यू टिल 1। भाई इसके पास, अंतिम व्यक्ति के पास अपनी इमेज चुनने का सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, यानी हो गया फैक्टोरियल n अपॉन n रेज टू द पावर n। n बाहर आ गया, फैक्टोरियल n-1, n की पावर n, n से n कैंसिल हो गया, तो हो गया फैक्टोरियल n-1 अपॉन n की पावर n-1। वैसे तो इतना ही लिख दिया तो बहुत है। अरे क्लियर है? समझ में नहीं आया क्योंकि फंक्शन रिवाइज नहीं किया। एक बार और बताऊं क्या? कितने लोग कह रहे हैं एक बार और बता दीजिए? रेज हैंड का ऑप्शन बताओ, आइए। और अब मर गए 25-30 लोग बोल रहे हैं। बता दे तो फिर से बता देता हूं, देखना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालते हैं, तो फंक्शन बनाना है, तो 1 के पास अपनी इमेज चुनने के n ऑप्शन है। मान लो 1 ने अपनी इमेज इसको बना दिया, तो 2 की फिर से अपनी इमेज इसको बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति की एक इमेज होनी चाहिए, और एक इमेज कितने भी व्यक्ति की हो सकती है। तो यदि 1 इसकी इमेज हो गया, तो 1 इसकी इमेज भी हो सकता है, 1 इसकी इमेज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं फंक्शन होने के लिए। तो 1 के पास अपनी इमेज चुनने के n ऑप्शन है, 2 के पास अपनी इमेज चुनने के n ऑप्शन है, 3 के पास भी n ऑप्शन है, एंड सो ऑन n रेज़ टू द पावर n टोटल ऑप्शन है। अब फेवरेबल आउटकम देखो भैया, फंक्शन 1 1 होना चाहिए। तो यदि 1 ने अपनी इमेज इसको चुन लिया, तो अब 2 इसको अपनी इमेज नहीं चुन सकता, क्योंकि फंक्शन 1 1 होने के लिए ये 2 की इमेज नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब 1 के पास अपनी इमेज चुनने के n ऑप्शन है, तो अब 2 के पास अपनी इमेज चुनने के लिए ये वाला ऑप्शन नहीं है, बाकी के ऑप्शन अवेलेबल है, तो बाकी के n-1 ऑप्शन ये लिखे हुए। मान लो 2 ने अपनी इमेज इसको चुन लिया, तो अब 3 अपनी इमेज इसको या इसको नहीं बना सकता, तो 3 के पास n-2 ऑप्शन होंगे, एंड सो ऑन। अंतिम व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, ताकि फंक्शन 1 1 हो जाए। तो ऊपर हो गया फैक्टोरियल, नीचे हो गया n की पावर n। जल्दी से कॉपी कर लो। चलो भैया, तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं, फिर होती है मुलाकात। थैंक यू।